और हम जो क्वेश्चन पूछता है एक बार आपसे रिवाइज मार के पूछ देते हैं। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकतर शासक किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, उसी तरह बलबन भी गुलाम था। आप में से कितने लोग बता सकते हैं बलबन किसका गुलाम था? बलबन किसका गुलाम था? बलबन का नाम उलुग खान भी बोला जाता है। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, ईरानी पद्धति को चालू किया था, सजदा एवं पैबोस पद्धति, नौरोज त्योहार मनाना चालू किया था। बलबन बलबन किसका गुलाम था? नसीरुद्दीन शाह। ठीक है। बलबन ने ईरानी पद्धति को क्या किया था? चालू किया था। उसने पूरी तरह से, बलबन खुद एक गुलाम था, इसे मुश्किल से जगह मिला था चालीसा दल में, खुद राजा बना तो चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। लाल वस्त्र के कपड़े पहनकर न्याय मांगने की पद्धति किसने चालू किया था? गुलाम वंश में लाल वस्त्र पहन किया था सबसे पहले। रजिया सुल्तान ने वस्त्र पहना था लाल और न्याय मांगा था, लेकिन इस पद्धति को सबसे पहले किसने चालू किया? वेरी गुड, इल्तुतमिश ने चालू किया था। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि ईरान के पास जो खलीफा रहते थे उनसे इसने डिग्री लाया था, जिस डिग्री को हम खिलत कहते हैं। ये भारत में सिक्का सबसे पहले चालू कराया था जीतल तथा टाका। मकबरा निर्माण की पद्धति चालू कराया था इसने। भारत की जो पहली मस्जिद बनाई गई थी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो थी, वो मस्जिद किसने बनवाया था? बताइए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? वेरी गुड, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आगे गेट नहीं था, मेन गेट द्वार नहीं था, उस द्वार का नाम था अलाई द्वार, अलाई दरबार या अलाई द्वार। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा वो एक विद्यालय था और उस वक्त संस्कृत पढ़ाया जाता था। उस वक्त 1200 ईस्वी में साइंस ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब नहीं होता था, तो में केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं था, ये शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता था। हरिकेली नामक पुस्तक की उस पर लिखी भी हुई है, संरचना भी अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आगे बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी जो थी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी और लाहौर में ही इसको घोड़ा खान दिया था, गिर गया था, पोलो खेलते मर गया, उसका मकबरा वहीं था। राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लाया? राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लाया? दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लाया? ऐबक ने लाया था। वेरी गुड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने लाया था, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अंतिम शासक जो थे सब इस वंश के कुमर्स तथा कैकुबाद ये किसी काम के नहीं थे। फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की अंत कर दिया, इसको राजा को मार के और कहा कि अब मेरे खानदान के लोग बैठेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम नहीं था बल्कि काट दिया अंतिम शासकों को और खुद क्या बन गया? शासक बन गया। इसलिए यहां से एक नया वंश हो गया जिसका नाम हुआ खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। ये तो पहला हो गया गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या हो गया भाई? पहला हो गया। दूसरा कौन सा आएगा? खिलजी वंश। चलिए इसको याद रखते हैं, खिलजी वंश, खिलजी वंश। ये 1290 से ये खत्म हुआ था, 90 रहेगा 1320 तक। आप ये देख सकते हैं कि इसका वंश कितना छोटा है, मुश्किल से 30 साल शासन किया है, 30 साल। और इस 30 सालों में भी ना सबसे ज्यादा शासन किया है किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक शासन किया। शुरुआत 20 साल तक वो शासन किया। इस 30 साल में 30 ईयर्स में अकेले 20 साल अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआत का 6 साल जो शासन किया है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लास्ट का ससुरा नसीरुद्दीन शाह था, उपकलोल था ससुरा इस वंश का, नसीरुद्दीन शाह खिलजी इस वंश में थे सब। आगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन शाह नहीं, कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश में थे सब। पगला शासक था। अभी उधर चलेंगे तो पता चले उघारे घूमता था वो देखिए इस वंश का ये वंश ज्यादा दिन तक नहीं चला था। इस वंश में मेनली 3 शासक हुए सब। अलाउद्दीन खिलजी सबसे बड़ा शासक हुआ। इस वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए थे। 1290 में ये शासक बने और 1296 में इनको टपका दिया इन्हीं का भतीजा। 96 में टपका दिया इनका भतीजा। क्या नाम था उनका? इसके भतीजा का नाम क्या था?
इसके भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही दयालु शासक था। ये कैसा था? दयालु। किसके प्रति दयालु था? तो जनता के प्रति दयालु था। जनता से ये जनता पर अत्याचार वगैरह नहीं करता था। जनता के प्रति क्या था? दयालु शासक था। अब जो है ये दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। जैसे उत्तर भारत में तो दिल्ली में था ही, और दक्षिण भारत में जीतना चाहता था ये एरिया। तो इसने क्या किया? दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दे दी अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दे दिया? अलाउद्दीन को दे दिया। और ये अलाउद्दीन दक्षिण भारत से जीत कर आया और अपार धन दौलत लूटा। और धन दौलत लूटने के बाद ससुरा इसने अपने चचा जान की क्या कर दिया? चचा जान की हत्या कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दिया। हालांकि यह भतीजा था उसका। क्या था? भतीजा। और बाद में उसका क्या बन गया? दामाद बन गया। बाद में दामाद बन गया। आप कहेंगे भतीजा दामाद कैसे हो सकता है? तो देखिए, इस्लाम धर्म में एक ही माँ से पैदा हुआ लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, या कोई माँ, दोनों की माँ अलग है, ये मतलब समझिए ध्यान से, एक ही माँ बाप के संतान आपस में शादी नहीं कर सकते। या ऐसा कहा जाता है कि कोई माँ अगर किसी दूसरे के भी बच्चे को दूध पिला देती है तो वो दूध पिलाने के रिश्ते की वजह से वो भी क्या हो जाती है? उसका बेटा के समान हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है ना, किसी का लड़का हुआ और उसकी माँ बीमार पड़ गई, अक्सर हो जाता है, माँ डिलीवरी के टाइम पे तो अक्सर कई औरतें मर भी जाती हैं आज के वक्त में भी, तो बीमार पड़ गई या उसका दूध नहीं हो पाता है, तो दूसरे की माँ भी अक्सर उसको मानवता के नाम पे दूध पिला देती है। तो ऐसे रिश्ते तो बेसिकली इस्लाम धर्म में है कि एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान शादी नहीं कर सकते। लेकिन चाचा की लड़की से, मौसी की लड़की से, बुआ की लड़की से, मौसा के मामा की लड़की से चल सकता है। इन मतलब समझ रहे हैं ना कि आप बस अपने खून के रिश्ते में, मतलब जो खुद के संतान है उससे नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। तो ये तो भतीजा था, बाद में क्या बन गया? दामाद बन गया। और उसके बाद क्या बन गया? हत्यारा बन गया। एक के आदमी को कोई रिश्ता देख रहे हैं? पहले भतीजा, फिर दामाद, फिर हत्यारा। ये गद्दी बहुत खराब चीज है ससुरा, राजनीति की गद्दी बहुत खराब है। सर अपने में ही शादी हो जाती है भाई। देखो बात समझो, ये अपने में या उसमें, ये सबसे बड़ा चीज क्या होता है? कल्चर का। जो चीज इंसान को जो कल्चर रहता है ना, उसको वो कल्चर सुटेबल हो जाता है। जैसे हम लोगों को कोई कहेगा कि हाफ पैंट पे घूम के आइए अमेरिका से, हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, आप भी नहीं जा सकते। और अंग्रेज ससुर अंडरवियर पहन के घूमता है सब, तो उनका वो कल्चर है। तो हर इंसान का अपना कल्चर है। जैसे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग, जैसे यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी तो हिंदू की है। अब हिंदू धर्म में ससुरा गोत्र तक मिलाया जाता है, और दुका दुका ससुरा मिल जाता है। अगर कोई मंगलिक हो जाती है तो ओकरा से बियाह मत करो, ये मत करो। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि हिंदू धर्म में चाचा की लड़की, मामा की लड़की, सबसे नहीं कर सकते हैं। बट इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। उसमें उसके कल्चर के हिसाब से चाचा की लड़की से भी चलेगा, मामा मौसी किसी को कैसे चलेगा यहाँ पर। तो ये भतीजा था, बाद में दामाद बन गया, और इसके मन में लालच आ गया, इसने टपका दिया अपने किसको? चाचा को, और सिंहासन पर बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर ससुरा, बहुत खतरनाक शासक था। इसको एक बात का जिद और घमंड दोनों था। इसके अंदर जिद भी था और घमंड भी था, दोनों आ जाता है तो जनता के लिए दिक्कत हो जाता है। तो 6 साल तक इस ससुरे शासने किए। अब इनमें ज्यादा हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ओर। चले, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप। अली गुरसप इसके बचपन का नाम था, अली गुरसप। इसने अपने पहला अभियान इसने कहां से शुरुआत किया? दक्षिण भारत से किया। कहां से शुरू किया? दक्षिण भारत से किया। लेकिन उस समय ये अपने चाचा के अंडर में था, दक्षिण भारत जीतने के लिए गया था। तभी इसको आइडिया लग गया था कि भैया दक्षिण भारत जीते बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसको दक्षिण भारत में ऐसा क्या देखने को मिल गया था? तो एक्चुअली इसको दक्षिण भारत में देखने को मिल गया समुद्र। इसको पता था कि अगर विदेशी व्यापार करना है तो दिल्ली में बैठ के कभी संभव नहीं है, हमें यहां से समुद्री रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसलिए इसे दक्षिण भारत जीतने की ललक तो शुरुआत से ही थी। यहाँ पर ये क्या था? ये खुद को सिकंदर कहता था। क्या कहता था? सिकंदर। सिकंदर। इसने खुद को सिकंदर द्वितीय कहा,
खुद को क्या कहा जाता है? सिकंदर द्वितीय। उर्दू में सिकंदर सानी कहते हैं। सिकंदर सानी मतलब सिकंदर जैसा दूसरा, और कहा जाता है जिसके जैसा दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं ऐसा कोई सानी नहीं है, तो इसे सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी कहा जाता है। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। अब इस ससुरा को जिद थी हमको हर चीज में आगे बढ़ना है, हर चीज में। अब इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, इसने तो बनवाया नहीं, तो इसने क्या बनवाया? अलाई दरबार, अलाई द्वार। अलाई द्वार किस मस्जिद का है? तो वहां पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का है। कुतुब मीनार के बगल में इसने बनवाया ससुरा अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई मीनार बनवाया। इसने कहा कि खलीफा कौन होते हैं? तो खलीफा को मान्यता दिया। खलीफा, क्या इसने खलीफा के पद को स्वीकारा या नहीं स्वीकारा? स्वीकारा था। कहा था कि खलीफा धार्मिक रूप से बड़े होते हैं। इस ससुरा अपना एगो नया धर्म बनाना चाहता था, नया धर्म बनाना चाहता था। इसने ये क्या चाहता था? अपना धर्म बनाना। कहता है एक दूसरा धर्म रहेगा ससुरा, यहाँ पे कौन धर्म है? हाई मत करो, हाउ मत करो। तो जानते हैं राजा महाराजा ससुरा सनक जाता है। अकबर को नहीं देखे दीन इलाही चालू किया, फेल हो गया। तो अलाई इसने नया धर्म बनाना चाहता था। इसने कहा कि देख भैया, इस्लाम का जो नियम कानून थोप देता है ना तुम हमारे ऊपर कि हाई नहीं कर सकते हो, हाउ नहीं कर सकते हो, देखते हो ना कि बड़ी से एक और को टीवी पे चिल्लाएगा सर, देखोगे हमरों को लेके चिल्ला रहा था सर, हाई मत कीजिए, हाउ मत कीजिए। ऐ ससुर तू नहीं, तुम अपने जगह रहो, हम अपने जगह, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा ना कि ससुरा तुम हमारे ऊपर इस्लाम धर्म का मत थोपो। तो इसने इस्लामिक धार्मिक परंपराओं से खुद को मुक्त कर लिया, घोषणा कर दिया कि हमारे पे ये सब लागू नहीं होता है। और रियल में भी देखोगे ना तो एक राजा या एक रिप्रेजेंटेटिव या एक नेता अगर इसको धर्म से बांध देंगे तो फिर ये तो सबको लोग के लिए हो नहीं सकता है। अब भाई जिसको केवल धर्म में जानता है उसको समाज उमाज से तो कुछ खास मतलब है नहीं। तो इसने खुद को क्या किया? धर्म से मुक्त कर लिया। इसने धर्म से क्या कर लिया? मुक्त कर दिया। धार्मिक नियम से खुद को क्या कर लिया? मुक्त कर लिया। कहा कि हमारे ऊपर धार्मिक नियम लागू नहीं होंगे। क्वेश्चन आएगा कि खुद को धार्मिक नियमों से मुक्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नया धर्म बनाने की कोशिश किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़े। कोई पीडीएफ नहीं मिला हुआ है, मंदिर वाला भी पीडीएफ नहीं मिला है। अरे मंदिर वाला पीडीएफ मिल गया है बाबू, डाल चुके हैं हम, मंदिर वाला पीडीएफ डाल चुके हैं। यहां देखिए भैया, इसने अलाउद्दीन, यहाँ याद करते चलिए, दोबारा आपके पास टाइम नहीं है याद करने के लिए। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी किसे कहते हैं? द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी किसे कहते हैं? अब यहाँ देखो भाई, इसने ना सबसे पहले 4 घोषणा किया। राजा जब बना तो 4 घोषणा किया। क्या क्या घोषणा किया भैया? बड़ा बड़ा सब नियम कानून लगाया, 4-5 नियम। सबसे पहले कहा कि जितने भी दान भूमि है, जो भूमि किसमें दी गई है? दान में दी गई है, सबको खालसा भूमि में कर दिया जाएगा। खालसा मतलब सरकारी भूमि में बदल दिया जाएगा। खालसा मतलब सरकारी भूमि। सरकारी भूमि में बदल दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? मेरे और ध्यान से समझिए। अब सबसे ज्यादा भूमि दान में किसको दी गई थी? तो गुलाम वंश के वक्त में, ध्यान से समझिए, गुलाम वंश के वक्त में इक्ता व्यवस्था के तहत बहुत जमीन दान में दी गई थी। सैलरी के बदले ससुरा ले लिया उसको क्या कर लिया? ले लिया। नगद वेतन देना चालू किया था इसने। कहा था ससुरा तो नहीं, ये सब कुछ नहीं, जमीन उमीन कुछ नहीं, नगद वेतन चालू किया था इसने। जमीन जो दान में दिया गया उसको वापस ले लिया। अब दिल्ली में एक थे बहुत पहुंचे बाबा थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया धार्मिक व्यक्ति थे, इनको बहुत सारे जमीन दान में मिला था। निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे गया और बाहर घोड़ा वोड़ा रोका और कहा, संदेश भेजा कि जाकर कहो तो नियम पढ़िए, सरकार जितनी दान में जमीन दी गई है सब सरकार की हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि यहाँ से लौट जाइए, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मतलब आप किसी एक दरवाजे से आएंगे ना तो हम 9 को दरवाजा और बेचल है मेरा, हम निकल जाएंगे लेकिन आपको जमीन नहीं लौटाएंगे। तो लोगों ने समझाया अलाउद्दीन खिलजी को कि देख भैया, ये धार्मिक मैटर हो जाएगा, इसमें इंटरफेयर मत करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो पहला नियम के तहत
दूसरा नियम इसने क्या किया, गुप्तचर, दान में दी गई जमीन ले लिया। मद्यपान, मद्यपान मतलब समझते हैं, मद्यपान मतलब होता है नशा, नशा पर रोक लगा दिया, कहा कि कहीं शराब बिकता देख लिए, गुटखा पान बीड़ी शराब ये सब पे एकदम रोक लगा दिया, नीतीश कुमार की तरह, समझ में गया, मद्यपान। आगे बढ़ जाए, इसके अलावे भी इसने कई नियम जारी किया। इसने कहा कि छोटा त्योहार, छोटा त्योहार, छोटे त्योहार पे बन लगा दिया। अमीर लोग जो थे, बड़े बड़े जमींदार, अमीर लोगों के मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अमीर सब मिलता जुलता था सब, और राजा के खिलाफ षड्यंत्र रखता था। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में वह कौन सा ऐसा राजा था जिसने छोटे मोटे त्योहारों पर बैन लगाया था? प्राचीन इतिहास में वो कौन सा शासक था जिसने छोटे मोटे त्योहारों पर बैन लगाया था? अरे यार, इतना चीख चीख के पढ़ाए थे, भुला जाएगा सब, सोचा तो दांते काट लेंगे हम। अशोक, वेरी गुड अशोक। इसके बाद इसने एक और नियम लगाया, गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर मतलब जासूस, कहा कि हमारे राज्य में जासूस भी रहेंगे, तो गुप्तचर की भी व्यवस्था कर दिया इसने। किसकी व्यवस्था किया? गुप्तचर की व्यवस्था। देखो भैया, ये चारों नियम याद रखिएगा। मद्यपान पर रोक लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, दान में दी गई भूमि को वापस लेने वाला अलाउद्दीन खिलजी, छोटे मोटे त्योहार तथा अमीरों पर रोक लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, गुप्तचर रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी, गुप्तचर रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़े, अलाउद्दीन खिलजी। इसने सेना के क्षेत्र में और भी सुधार किया। सेना के लिए इसने नगद वेतन दिया, नगद वेतन, लेकिन वो ईयरली देता था, ईयरली वेतन देता था। मंथली फिरोज शाह तुगलक देना चालू किया था। अब आप बताइए भैया, ये नगद वेतन जब दिया तो एकता व्यवस्था समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? नगद वेतन जैसे देगा तो वेतन के बदले जमीन तो होगा नहीं, तो नगद वेतन जैसे दिया, एकता व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त हो गया। तो नगद वेतन जैसे दिया तो जो एकता व्यवस्था था, यानी जो सामंती व्यवस्था थी, वो तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक। लेकिन यह नगद वेतन कैसा था? मंथली नहीं था, वार्षिक था। साथ ही इसने कैंटीन की व्यवस्था किया। कैंटीन समझते हैं? सैनिकों के लिए, सैनिक, कहा कि भैया जो सैनिक होंगे उनको टैक्स फ्री चीजें दी जाएंगी। आज भी सैनिकों को टैक्स फ्री चीजें मिलती हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उनका कैंटीन होता है, वो टैक्स का पैसा सरकार भरती है। तो कैंटीन से जब वो सामान खरीदते हैं तो कैंटीन एक दुकान होती है, वो दुकानदार क्या करता है? सामान को खरीद के लाता है। उसके बाद से उस दुकानदार क्या करेगा, उसमें सरकारी होता है वो क्या करेगा, उसमें से कितना टैक्स है उसको घटा के उस पर प्राइस लिख देगा। अब मान के चलिए कोई चीज 100 रुपये में थी, आप समझिए बादाम, बादाम 1000 रुपया किलो सपोज कीजिए। अब उस पर ससुरा 400 रुपया टैक्स है, 500 रुपया टैक्स है मान के चलिए। तो जो बादाम आपको मिल रहा है, काजू या बादाम 1000 रुपया किलो, कैंटीन में जाएंगे तो मिलेगा 600 रुपया किलो, और जो बाकी बचा 400 वो कैंटीन वाला भरेगा अपना। तो सरकार जो होती है सैनिकों को कैंटीन देती है। ये व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की व्यवस्था किया था और ड्रेस की व्यवस्था किया था। ड्रेस, कहा था कि सब फौजी सबका एक ड्रेस रहना चाहिए, और घोड़ा जो होते थे सब, घोड़ा को दाग दो, घोड़ा को हल्का सा जला के दाग दो। अब जैसे घोड़ा है उसको जला के कहीं दाग दिया जाता था ताकि उस पर निशान बन जाए कि ये घोड़ा किसका है। तो सैनिकों के लिए वेशभूषा, सैनिकों के लिए कैंटीन व्यवस्था, सैनिकों के लिए गुप्तचर व्यवस्था, ताकि सैनिकों को क्या दिया जा सके? जासूसी दिया जा सके। सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी, ड्रेस अलाउद्दीन खिलजी, एकता व्यवस्था समाप्त अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों के लिए ये कैंटीन अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने का मतलब क्या होगा? ऐसे बंदूक का घोड़ा नहीं दागी है, किसी का तंदुरुस्त घोड़ा है तो कोनो उसका घोड़ा लेके चल जाता था, कहता था मेरा। अब घोड़ा से पूछिएगा तुम्हारा मालिक कौन है, क्या बताएगा? तो उसलिए उस पर निशान लगाने के लिए घोड़वा को तन से जला के दाग दिया जाता था। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? घोड़ा दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी।
किसी को दिक्कत है अलाउद्दीन खिलजी से? क्वेश्चन पूछा जाए बता देंगे, ये याद रहेगा? चलो भैया बताइए, एक ही लाइन में कमेंट करके बताइएगा। राजा बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 घोषणाएं किया था, वो 4 घोषणा कौन कौन सी थी? राजा बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 घोषणाएं की थी, वह घोषणाएं क्या क्या थी? अरे घोड़ा दागने वाला घोषणा में थोड़ी था, वो तो सैनिक सुधार में था। हाँ ठीक है, जमीन, नशा, गुप्तचर, और एक ठो जमीन के लिए हो गया खालसा, मद्यपान पे बैन लगाया था, गुप्तचर, और क्या था? छोटे मोटे त्योहारों पर बैन लगा दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, छोटे मोटे त्योहारों पर बैन लगा। कहा था कि दान में दी गई जमीन को खालसा जमीन में बदली जाएगी। इसमें बदली जाएगी खालसा जमीन में। इस खालसा जमीन को लेने के लिए किस धार्मिक व्यक्ति के पास पहुंच गया? अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा था निजामुद्दीन औलिया के पास, लेकिन उन्होंने उसे लौटा दिया। वो भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया कि दूसरा धार्मिक मैटर है, जाएंगे तो फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। हो गया? क्वेश्चन बताइए। इक्ता व्यवस्था समाप्त करके नगद वेतन देना चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी, मंथली था या ईयरली था? मंथली था या ईयरली था? ईयरली था। मंथली दिया था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, इसके वक्त में टैक्स, देखिए टैक्स, टैक्स यानी कर, इसने इसके वक्त में 6-7 गो टैक्स याद रखिए, उसी से कुछ था। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये 4 चीज याद रखिएगा। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी। जजिया क्या था? जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी। चरी घरी। जजिया क्या था भैया? ये एक सुरक्षात्मक टैक्स था, मुसलमानों को छोड़कर सबको देना था, जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं है, उन लोग को ये कैसा टैक्स था? सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक टैक्स था, सुरक्षात्मक टैक्स था। आप बताइए, इसमें 5 लोग थे जिन्हें बाहर रखा गया था, उन 5 लोग के नाम बताइए। जजिया कर में 5 ऐसे लोग थे जिन्हें नहीं देना था। बच्चा, छोटका, बूढ़ा, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग जो चल फिर नहीं सकता है, ब्राह्मण जो मतलब जाति से ब्राह्मण होते हैं लोग ना, दान मान, हालांकि कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण का धन भिक्षा, और महिला, इन लोग को नहीं देना था। अब ये जकात क्या था? ये ओनली मुस्लिम को देना था, ओनली मुस्लिम। ध्यान दीजिए, जजिया किसे देना था? मुसलमानों को जजिया नहीं देना था, बाकी धर्म के लोगों को जजिया देना था। लेकिन जकात, बाकी के धर्म के लोग जकात नहीं दे सकते हैं, मुसलमान को जकात देना होगा, मुसलमान को जकात देना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वह कौन सा ऐसा टैक्स था जो मुसलमानों पर लगा था? जकात। आज भी मुसलमान जकात देते हैं। खराज, मुस्लिम का भूमि कर, भूमि कर, ये भी मुस्लिम पर ही था। खुम्स सैनिकों पर था,
जकात आज भी मुस्लिम देते हैं सर। जकात मतलब समझिए जकात के कहाँ दिया जाता है, जैसे मुस्लिम लोग जितना कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट, 2-2.5% किसी स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, मन है तो दो नहीं तो मत दो। अक्सर मुसलमान लोग जकात देने का काम रमजान में करते हैं, 1 महीना दे देंगे, 11 महीना टेंशन फ्री रहेंगे। मतलब हालांकि देना तो चाहिए हर महीने, बहुत से लोग देते भी होंगे, सब लोग का तो किसी को अता पता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग रमजान के वक्त में देते हैं जकात। मतलब इससे गरीबों का कल्याण हो सके। आज के वक्त में, आज के वक्त में कोई अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी जकात देगा, ये लोग मस्जिद मदरसा वगैरह में दे देते हैं, वहां जाके बच्चों को पढ़ाया जा सके या फिर मस्जिद में डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा सके, तो जकात वगैरह था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जकात था। ये 4 टैक्स याद रखेंगे, जजिया, जकात, खुम्स। खुम्स ये तो समझ गया जकात। खुम्स क्या था? सैनिक जो थे सब, जब युद्ध होता था तो कोनो मोहल्ला में घुस जाएंगे सब, सामान वामान लूट के लेके चल आएंगे सब, तो लूटे हुए सामान में से राजा को कुछ देना था टैक्स के रूप में, जिसे हम कहते थे खुम्स। खराज क्या था? मुसलमान लोगों के ऊपर भूमि टैक्स थोड़ा कम था तो उनको क्या था, खराज लगता था। चरी क्या था? जानवर पर, जानवर, जानवर अगर आप जानवर रखें तो कुछ पैसा लगता था रूप में चरने के लिए। घरी मकान टैक्स था, मकान टैक्स। मकान आज भी मकान टैक्स लगता है, साल में एक बार लगता है, 200-250 रुपया, 400, 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख लाख में लगता है, जिस एरिया में जितना बड़ा मकान है। गांव में रहेगा तो छोटा मोटा लगेगा, बड़े शहर में रहेगा तो ज्यादा लगेगा, दिल्ली मुंबई में रहेगा तो हुमच के लगेगा मकान टैक्स। तो ये सब टैक्स लगता है। समझ में आ गया? जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी। चरी जानवर के चराने पर, घरी घर रखने पर। इनके समय जो कृषि टैक्स था वो 50% कर दिया गया था। कृषि पर जो टैक्स था, कृषि टैक्स, वो कितना कर दिया गया? 50%। यानी 1 कुंटल अनाज होगा तो राजा के साहब के पास कितना चल जाएगा? आधा कुंटल। 10 किलो उपजाइए, 5 किलो राजा साहब को पहुंचा दिए। तो इसके वक्त में कृषि का टैक्स ज्यादा बढ़ गया था, जो ठीक बात नहीं थी। किसके वक्त में? अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में। अलाउद्दीन खिलजी के ये सुधारों को देख लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विभाग देखते हैं, कौन कौन से विभाग थे। तो दीवाने अर्ज इसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, ससुरा सेना वाला विभाग था दीवाने अर्ज। और इसके पास 4 सबसे फेमस सेनापति थे। कौन कौन? नुसरत खान, और कौन सा? उलूग खान, और कौन सा? मलिक काफूर, और जाफर खान। जाफर खान तो मंगोल युद्ध में मारेगा, और सबसे खतरनाक साबित हुआ इसका मलिक काफूर। तो अब हम इसके सैन्य अभियान की ओर बढ़ते हैं। पहले ये पुरानी वाली चीजें आपके दिमाग में बैठी कि नहीं ये बताइए। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने कौन सा मीनार बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा मीनार बनवाया? अलाई मीनार। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, बैटरी चेंज करना पड़ेगा, 1 सेकंड। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो याद है, थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा। अब थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की दिली इच्छा थी कि वह दक्षिण भारत को जीत सके। किसे जीतना चाहता था? वो दिल्ली में बैठा था, लेकिन किसे जीतना चाहता था? दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत वो अभियान क्यों करना चाहता था, बता सकते हैं? दक्षिण भारत वो क्यों जीतना चाहता था? समुद्र से व्यापार करने के लिए। तो ये दक्षिण भारत अभियान के लिए इसने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सोचा। तो ये गुजरात पर आक्रमण किया, तो गुजरात पर आक्रमण उसने नुसरत खां के नेतृत्व में किया। इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खान, उलुग खान। नुसरत खान, उलुग खान, जाफर खान और मलिक काफूर। नुसरत खां के नेतृत्व में इसने कहाँ हमला कर दिया? गुजरात में। और गुजरात के पास हमला किया इसने भरूच में।
गुजरात के भरूच में जब आक्रमण किया तो ये एरिया को उसने जीत लिया, ये एरिया को उसने जीत लिया। अब इसके पास व्यापार करने के लिए समंदर अवेलेबल था, अब इसके पास व्यापार करने के लिए समंदर अवेलेबल था। अब इस समंदर को जब अवेलेबल था तो यहीं भरूच के पास उसको 1000 दिनार में एक गुलाम मिला। 1000 दिनार में क्या मिला? गुलाम मिला। दिनार में क्या मिला? एक गुलाम। यह गुलाम जो था ये किन्नर था, हिजड़ा। ये क्या था? हिजड़ा। अब आवाज जा रहा है? अब आवाज जा रहा होगा। गलती से बैटरिया खत्म हो गया था, बोल रहे थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में नुसरत खान और उलुग खान। और जब इसने गुजरात को जीता, खुद नहीं गया हमला करने के लिए, इसी नुसरत खां को भेजा था। यहाँ पे मिल गया मलिक खापुर। अब इसके पास 3 सेनापति हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के 3 तरह से दुश्मन हो गए। समझिए कैसे, कितने तरह से दुश्मन हो गए? 3 तरह से। पहला दुश्मन हो गया कि इसे दक्षिण भारत जीतने की ललक थी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अपना साम्राज्य थाली में सजा के दे देगा, तो उसके लिए एक शत्रु खड़े हो गए दक्षिण भारत से। दूसरा, गुजरात जाने के लिए आपको राजस्थान होके जाना पड़ेगा, और राजस्थान के राजपूत शासक इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, चाहे वो मेवाड़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, आमेर, ये सब का एरिया हो। तो ये एक दूसरा इसके लिए दिक्कत हो गया। ये कौन सा? राजस्थान। अब इसके बाद इधर से मंगोल आक्रमण होने लगा। कौन होने लगा? मंगोल आक्रमण। एक ही साथ अलाउद्दीन खिलजी 3-3 मोर्चों पर घिर गया। राजस्थान में उसके लिए दिक्कत बन गए राजपूत शासक। अगर राजस्थान के राजपूत शासकों को कंट्रोल ना किया गया रहता तो इसका गुजरात अभियान अटक जाता। गुजरात कैसे जाता? और अगर दक्षिण भारत के राजाओं को प्रबलता से नहीं किया जाता तो फिर ये दक्षिण भारत नहीं जीत पाता। उधर से मंगोल आए रहे थे। मंगोलों को लड़ने के लिए सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक आक्रमण किया गया इसके पास, 27 बार किए थे। सब छोटे बड़े मिला के आक्रमण हुए। यह मंगोलों के आक्रमण से त्रस्त हो गया था। इसने अपने सेनापति को भेजा जाफर खान को। किसे भेजा? जफर खान। जफर खान किसे भेजा था? जफर खान को। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से आक्रमण करने के लिए जफर खान को भेजा। जफर खान ने मंगोल आक्रमण को बहुत हद तक काउंटर भी किया, लेकिन इस युद्ध में जफर खान मारा गया। ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों से आक्रमण करते वक्त हार गया, मारा गया। कौन? जफर खान। अरे भाई, ये ससुरा अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ रहा है। जफर खान रखा है, उलुग खान रखा है, नुसरत खान रखा है। ससुरा उसके समय खान सर थे ही नहीं इसके पास। समझ में आएगी? नहीं आ गया? युद्ध ऐसे थोड़ा लड़ा जाता है। नुसरत खान, जाफर खान, पाकिस्तान में इमरान खान, ये सब कोनो काम के खान है? सब कोनो काम के खान नहीं है सब। अरे सबके पास बुद्धि नहीं था, लड़ता है सब। आगे बढ़ते हैं। सब दुकान दुकान से खान उठा के लाया था।
कोनो तुर्किस्तान से ले आ रहा है, कोनो ईरान से ले आ रहा है, कोनो मध्य एशिया से। अरे इंडिया से खान उठाओ, इंडिया से मिलेगा तब ना बढ़िया मिलेगा। मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये जाफर खान मारा गया, मेड इन इंडिया नहीं था। मेड इन इंडिया में बहुत फर्क पड़ता है। इससे सिर्फ मेड इन चाइना, मेड इन तुर्क, मेड इन ईरान के खलीफा, इससे सिर्फ मेड इन इंडिया देखो। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में जो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो उस मंगोल आक्रमण को काउंटर करने के लिए इसने जफर खान को भेजा, लेकिन जफर खान युद्ध में मारा गया। याद रखिएगा, इसके 4 सेनापति में यह हमेशा पूछता है। उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी नुसरत खान और उलुग खान को थी। किसको थी? नुसरत खान और उलुग खान को थी। लेकिन उत्तर भारत में इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? तो राजस्थान। उधर मंगोल सिलट गए सब, मंगोलों से बहुत आक्रमण हुआ, मंगोलों को भी क्षति होता था हिमालय पार करके आने में। तो बाद में मंगोल भी हार मान ली, मतलब थक गए कि बार बार इधर के आना है। तो ऊपर का एरिया शांत हो गया। अब यहाँ चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, इस ससुरा पद्मावती के लिए युद्ध कर दिया। बताइए कितना बड़ा खचरा था ये। रानी पद्मावती के लिए क्या कर दिया? युद्ध कर लिया। उस वक्त में इसने मेवाड़, चित्तौड़ इस सबको जीत के गुजरात तक का रास्ता को क्या कर दिया था? साफ कर दिया था। क्योंकि इसको मेनली राजस्थान में दिक्कत किससे होता था? गुजरात में आने के लिए होता था। अब यहाँ रानी पद्मावती, मूवी भी देखे होंगे पद्मावती, बहुत सारी महिलाओं ने जब ये राजस्थान पर आक्रमण किया था तो जौहर कर लिया था। कौन सा किया? क्या किया? जौहर कर ली। जौहर क्या होता था? आग का एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था, ठीक है, और उस चारों ओर से गड्ढा रहता था, उसमें आग जलाई जाती थी। और महिलाएं जो होती थी वो सज धज के पूरी, मतलब जिस तरह से पूजा पाठ में बैठा जाता है उस तरह से करके पूजा पाठ करके, उनके जो सैनिक बाहर लड़ते थे, पता चलता था कि हमारे सैनिक हार गए या राजा साहब मारे गए, अब दुश्मन के सैनिक किला में घुसेंगे, वो सब के सब उस अग्नि कुंड में कूद कर खुद की जान दे देती थी सब। यहाँ पर ये भारत की महिलाएं थी, जौहर कर लेती थी सब। तो उस वक्त राजस्थान की बहुत सारी महिलाओं ने जौहर किया अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। तो अलाउद्दीन खिलजी ऊपर में नुसरत खां के, जफर खां के मदद से मंगोल आक्रमण को तो शांत किया, लेकिन जफर खान मारा गया। इसमें मलिक काफूर, नुसरत खां सबकी मदद से चित्तौड़ और मेवाड़ वगैरह जीत लिया और गुजरात तक का एरिया ले लिया। अब ये इसकी नजर किधर थी? दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, बता सकते हैं? दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? मलिक काफूर। आप में से बता सकते हैं मलिक काफूर दक्षिण भारत में किस राजा को पराजित किया? हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से रखें। दक्षिण भारत में मलिक काफूर ने किस राजा को पराजित किया? किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उस राजा की वीरता को देखते हुए उसे मारा नहीं, बल्कि उसे एक अलग जागीर दे दिया। बता सकते हैं? पढ़ा दिए। बताइए। रामचंद्र देव। कौन थे भैया? रामचंद्र देव। नाम का असर पड़ा था। रामचंद्र देव किस वंश के शासक थे? रामचंद्र देव। कितने लोग बता सकते किस वंश के शासक थे रामचंद्र देव? किस वंश के शासक थे रामचंद्र देव? यादव। हाँ, यादव वंश। चलिए, याद तो है आप लोग को। अगला बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति दक्षिण भारत में किस राजा पर आक्रमण करने के लिए गया तो वह राजा खुद ही स्वाधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी एक सोने की मूर्ति पर जंजीर लपेट दिया सोने की, जो संकेत देता था कि हम हार गए। और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करने के लिए मलिक काफूर की हाथ में कोहिनूर हीरा दिया था। वह कौन शासक था? बताइए बताइए। प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कहाँ के शासक थे? प्रताप रुद्रदेव कहाँ के शासक थे?
प्रताप रुद्रदेव कहाँ के शासक थे, ये पढ़ा चुके हैं हम। अभी वो जगह आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में चल जाएगा तो आंध्र प्रदेश में नहीं। वारंगल, वारंगल के शासक, कहाँ के, वारंगल के शासक, वारंगल के शासक। एक और पढ़ा चुके हैं, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसे अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर चाह के भी नहीं जीत पाया। वह कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसे मलिक काफूर का सेनापति चाह कर भी नहीं जीत पाया। वह कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसका मलिक काफूर का सेनापति चाह कर भी नहीं जीत पाया। द्वार समुद्र, वेरी गुड, याद तो है ही आप लोग को। द्वार समुद्र किसे नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। बता सकते हैं द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। वंश होयसल, वेरी गुड, आप लोग को याद तो है। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है, इसको थोड़ा सा डेट वाइज भी याद करना चाहिए। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है ना, कि अगर आप पहले युद्ध को एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा गया है, एक बार दिमाग में आइडिया लग जाएगा ना, बस डेट याद करना, उसके बाद सिंपली है डेट को फिक्स कर दीजिएगा। लड़का गलती क्या करता है, डेट वो याद करेगा और कौन राजा ने युद्ध किया, कौन हारा कौन जीता, यो याद करेगा, पगला जाता है। आपको सिंपली है, आपको बस इतना याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठा था, इसे चाहिए था गुजरात, गुजरात में सबसे बड़ी बाधा आ रही थी राजस्थान, इसलिए इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। दूसरा, इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जफर खान मारा गया था। तीसरा, इसकी खुद की महत्वाकांक्षा थी कि दक्षिण भारत से ही हम ज्यादा व्यापार कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक आइडिया लग गया। अब उसके बाद डेट याद रखेंगे, कब किस वंश पे किया था, कौन सा सेनापति था, इस तरह से धीरे धीरे याद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, कल बता देंगे आगे का। नोटिफिकेशन बाबू देखिए, आपके एप्लीकेशन पे से स्पीड एंड क्वालिटी का ऑप्शन हट गया। वह जब इंजीनियर उसको सुधारने बैठता है तो उस वक्त एप्लीकेशन को पूरी तरह से स्टैंड बाई पे रख दिया जाता है, उस पर कोई क्लास नहीं रन करना चाहिए लाइव, वरना करप्ट कर जाएगा एप्लीकेशन। इस वजह से मॉर्निंग के क्लास को शिफ्ट कर करके जब जब टाइम रहता है तो आदमी अटा के निकालता है। बस थोड़ा मतलब मैक्सिमम 2 से 3 दिन और सुबह वाले में तो हम जैसे जैसे मिलेगा आपको हम टाइम बताते रहेंगे, 1 घंटा पहले नोटिफिकेशन दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे।